हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे पे जंग क्यों लग जाती है, गोल्ड इतना शाइन क्यों करता है, और हम जब भी वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो वो हम एल्यूमिनियम या कॉपर के ही क्यों बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो कारण है वो छुपा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के पीछे। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनको कोरोजन से कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारी मेथड्स पढ़ेंगे। कोरोजन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो पहली बात तो लस्टर शो करते हैं। लस्टर मतलब कि क्या होता है? लस्टर मतलब की होती है शाइन। आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं उनकी सरफेस शाइनी होती है। आयरन की भी, रॉ आयरन की भी सरफेस शाइनी होती है। गोल्ड शाइनी होता है, सिल्वर शाइनी होता है, मरकरी वगैरह सब शाइनी मेटल्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है। लोहा कितना हार्ड होता है, ठीक है। मेटल्स सारे जनरली हार्ड होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज है कि मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है। मेलिएबिलिटी क्या होती है कि हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा है ना, आयरन की थिन शीट्स होती है, गोल्ड की भी हम शीट्स कर सकते हैं। चांदी की परत आप, या चांदी का वर्क आप सबने देखा ही होगा, मिठाइयों के ऊपर चढ़ता है। चांदी कितना पतला किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये उनकी मेलिएबिलिटी है। फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि हम इन मेटल्स को पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल की प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स को इजीली पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने वायर्स देखे ही होंगे, कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर्स कितने पतले पतले होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल्स होते हैं। गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल है कि आप 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सोच रहे हो कितना ज्यादा है ये। इसके बाद और प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, तभी हमारे जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो जनरली काई के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इसीलिए वायर्स और हमारे जो अप्लायंसेस में जो भी कंडक्टिंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी काई के बनाते हैं, हम मेटल्स के बनाते हैं। लास्ट चीज क्या होती है कि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का क्या मतलब है? सोनोरस का मतलब है कि जब भी मेटल्स को बजाया जाता है आवाज आती है। आपके स्कूल में जो घंटियां होती हैं वो सब भी मेटल्स की बनती है और उनसे आवाज आती है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होता है सोनोरस। इसके बाद ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? सबसे पहले पढ़ा लस्टर। लस्टर क्या होता है? शाइनी सरफेस जो होती है मेटल्स की, जो एक शाइन होती है उसको हम लस्टर बोलते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? हार्डनेस। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि मेटल मेलिएबल होते हैं, उनकी मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबल होते हैं इसका मतलब क्या है कि उनको हम इजीली थिन शीट्स में या किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। पांचवी चीज हमने क्या पढ़ी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स अच्छे सोनोरस सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि वो जब उनको अपन किसी चीज से जोर से हिट करें या उनको बजाने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा, बहुत तेज साउंड देते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखें तो नॉन मेटल्स मेटल्स के उल्टे होते हैं। नॉन मेटल्स नाम ही बता रहा है, ऐसी चीजें जो मेटल्स नहीं है। मेटल्स नहीं है मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी शो भी नहीं करेगी। तो नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स लस्चरस नहीं होते, नॉन लस्चरस होते हैं। उनमें एक डल डल फिनिश होती है उनकी। जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेलिएबल मतलब उनको पिघलाया नहीं जा सकता, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन डक्टाइल मतलब उनके वायर्स भी नहीं बना सकते। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। वुड देखा है ना, वुड एक नॉन मेटल है और वो हीट का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। इसीलिए तो जो स्पून्स वगैरह जो होते हैं वो अपन काई के बनाते हैं? वुड के बनाते हैं, ताकि जब अपन उसको फूड को अपन जब प्रिपेयर कर रहे हो तो वो गर्म ना हो, हमारे हाथ जले ना। और प्लास्टिक भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। प्लास्टिक भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता ही है। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, रबर जो कि एक नॉन मेटल है वो भी एक इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस मतलब कि वो मेटल जैसी आवाज़ नहीं निकालते हैं। आप नॉन मेटल्स को कितना ही पीट लो, कितना ही कुछ कर लो, उनकी आवाज़ मेटल्स जैसे नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या नहीं होते, वो सोनोरस नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। देखो केमिस्ट्री के रूल्स तो बहुत सारे हैं, पर केमिस्ट्री में रूल ब्रेक करने वालों को ज़्यादा याद किया जाता है, इसीलिए हमें एक्सेप्शंस पढ़ना और इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी हमने क्या बात करी थी कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं ना, पर हमारे पास एक मेटल है मरकरी। ये मरकरी जो होता है ना, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रहता है। अब ये तो एक एक्सेप्शन केस हो गया। हमने तो अभी बात करी थी कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो मतलब एक रिजिड शेप में होते हैं, उनको सॉलिड स्टेट में होना ज़रूरी है। पर यहाँ पर हमारा जो मेटल है मरकरी, वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में। आपने मरकरी को थर्मामीटर्स वगैरह के अंदर देखा होगा। थर्मामीटर के अंदर जो वो जो राइज करता है, जब टेम्परेचर जो शो करता है, वो मेटल मरकरी होता है हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे गैलियम और सीजियम जो होते हैं, ये हमारे हाथ पे, पाम ऑफ और हैंड पे, हमारे हाथ पे पिघल जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना लो होता है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, ये भी बहुत ही वीक है, ये इतने हार्ड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर आयोडीन लस्चरस होता है। हमने भी पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्चरस नहीं होते हैं, उनमें लस्चर नहीं होता है, वो एक डल शाइन शो करते हैं। पर यहाँ पर आयोडीन का लस्चर होता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पर यहाँ पर हमारा जो सोडियम और पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको इजीली एक केक कट करने की तरह हम उसे नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके बाद डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, मतलब कि डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी सबसे हार्ड है। जबकि हमने अभी क्या बात करी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर अगर अपन कुछ हथौड़ी या कुछ मारे तो बिखर जाते हैं, पर यहाँ पर डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है। देख रहे हो यहाँ पर हथौड़ी मार रहे हैं डायमंड के ऊपर, पर डायमंड नहीं बिखर रहा है और हथौड़ी टूट रही है, मतलब ये शो कर रहा है कि हार्डेस्ट है। हमने अभी बात करी थी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, पर ग्रेफाइट एक कार्बन का कंपाउंड होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और आपकी जो पेंसिल की जो निब होती है ब्लैक कलर की, वो भी ग्रेफाइट से बनी होती है। हमारे जो जनरली सेल्स के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड वगैरह यूज़ करते हैं वो भी ग्रेफाइट से बनते हैं, जनरली ग्रेफाइट से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉन मेटल क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारे सारे एक्सेप्शन केस है, इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हें ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये रूल ब्रेकर्स है, ठीक है। रूल जो फॉलो करते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता है, जो रूल ब्रेक करते हैं उन्हें याद रखा जाता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं मेटल्स की। हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होती है कि जब भी मेटल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं मतलब जलाते हैं, तो मेटल क्या बना लेता है, मेटल बना लेता है मेटल ऑक्साइड। आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में एक रिएक्शन देखी थी कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था ना। ये वही वाली रिएक्शन है, जब भी हम ऑक्सीजन के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर भी हमने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमने पिछले चैप्टर में एसिड बेस वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारी जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक होती है नेचर में, पर यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि ये होती है, तुम मान लो कि ना एसिड ना बेस, ये दोनों होती है। ये कभी कभी एसिड के साथ रिएक्शन करती है और सॉल्ट और वाटर बना सकती है, और कभी कभी ये बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट और वाटर बना सकती है। मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो कर रही है और बेसिक नेचर भी शो कर रही है।
इसके बाद हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब अगर हम वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमने एक सोडियम ऑक्साइड ले लिया है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मतलब जब भी हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा? तो हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो हमारे पास क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद हम देख रहे हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन और बेसिस के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल और एसिड। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन या मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? बेस के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, Al2O3 जो होती है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रही है जो कि ये NaAlO2 और साथ में क्या बन रहा है? वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि अभी हमने पीछे देखा कि कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम मेटल को बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी अरेंज करते हैं। मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव और आखिरी में सबसे कम रिएक्टिव कौन है। हम उस फॉर्म में जब मेटल्स को अरेंज कर देते हैं तो उस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसके अंदर हम चेक कैसे करते हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मटेरियल कम रिएक्टिव? तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी होती है। इसका रूल क्या है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को जो ऑलरेडी एक कंपाउंड में, वो क्या कर देता है? उसको किक आउट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एक लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से किक आउट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ाई है और इसके हिसाब से हम रिएक्टिविटी देखते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक मेटल A है जो मोर रिएक्टिव है, इसका हम सॉल्ट सॉल्यूशन, एक मेटल B का सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A बन रहा है। अब जो मेटल A ने रिएक्ट करा था उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है और मेटल B जो है वो किक आउट हो चुका है, ठीक है, उसे बाहर निकाल दिया गया है। तो ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट विन हमेशा जो ताकतवर होता है वही जीतता है। यहाँ पर जो ताकतवर मेटल था वो जीत गया, जो ताकतवर नहीं था उसे बाहर निकाल दिया गया। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका एक बहुत बढ़िया नेमोनिक्स भी लिखा हुआ है, जो कि सबसे पहले हमारा आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम को वैसे डिनोट तो हम K से करते हैं, पर पोटेशियम स्टार्ट P से हो रहा है तो हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लीज। पहले पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। आपने देखा होगा हमारे पास ज्वेलरी वगैरह भी हम इसीलिए बनाते हैं कि वो खराब, एक तो शाइन बहुत अच्छी होती है और वो खराब जल्दी नहीं होती है। इसके बाद इसको याद करने के लिए क्या तरीका है? हम यहाँ पर एक नेमोनिक्स लिखा हुआ है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हिम, कॉल मी अ स्मार्ट गाय। यहाँ पर प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए हमने अ लिखा है, कॉलिंग मी अ। जिंक के लिए ज़ेब्रा, आयरन के लिए हमने लिखा है आई, लेड के लिए लाइक, हाइड्रोजन के लिए हिम, कॉपर के लिए कॉल, मरकरी के लिए मी, सिल्वर के लिए स्मार्ट और गोल्ड के लिए गाय। अब यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हिम, कॉल मी स्मार्ट गाय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको याद करने के लिए एक नेमोनिक्स भी दिया हुआ है, आप इसे यूज करके याद कर सकते हैं।
इसके बाद आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।